कॉपी पेस्ट किया है और अपने ही रिज्यूमे को 2 बार क्रॉस चेक नहीं किया। दैट मीन्स वो अपने ही रिज्यूमे को क्रॉस चेक नहीं कर रहा है और केयरलेस तरीके से बनाया है, और उसकी पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड के बारे में मेरा एक इंप्रेशन मुझे मिल गया। अब बताओ, जब ये कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आएगा या इसका रिटन टेस्ट निकल जाता है और मेरे पास इंटरव्यू तक के लिए आता है, तो क्या एक पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर मेरे पास आएगा? यस या नो? विल इट बी अ पॉजिटिव इंप्रेशन? यस या नो? इट कैन नेवर बी अ पॉजिटिव इंप्रेशन। आपका पहला ही इंप्रेशन बहुत खराब किया। मतलब आपकी जो खाने की डिश है, मैंने कहता हूं ना, रिज्यूमे खाने की डिश की तरह होना चाहिए, दिखने में डिलीशियस होना चाहिए और टेस्ट में तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये देखकर ही मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। मेरे मन से एक आवाज आ रही है कि मैं पढ़ूंगा तो भी बहुत सारी चीजें गलत लगेगी और मैं इंप्रेस नहीं होऊंगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये अदनान का है, इसे मैं अप्रूव नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अप्रूव दिस रिज्यूमे। और यही हाल CS2 के सभी बच्चों का है। अगर मैं एक के बाद मैं एक, मैंने सारे ओपन करके देखे, दिस इज अंकिता कुमारी, सेम थिंग, लोगो सही नहीं है, 2 पेज में गया है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2 अलग अलग नजरिए है, पहला दिखने में कैसा है और दूसरा पढ़ने में कैसा है। अगेन ये दिव्यांशु शिवहरे का है, इट्स लुकिंग गुड, नाइस एंड क्लीन, है ना, फॉर्मेट ठीक है, बट अगेन कंटेंट ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती 2 पेज पर लेकर गए। इस कंटेंट को 1 पेज पे कवर अप किया जा सकता था, अननेसेसरी ज्यादा फैलाकर लिखा गया है। जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में करते हैं कि कॉपी ज्यादा भरेंगे तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ऐसा पुराने जमाने में होता था, अभी नहीं होता। सो डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस चीजों पे फोकस करिए। एंड द सेम वे इफ आई गो टू CS1, दिस इज CS1 गांधीनगर कैंपस, है ना। आप लोगों का भी असाइनमेंट मेरे पास आया है, आई गॉट योर असाइनमेंट्स हियर, है ना। तो यहाँ पर लगभग 34 बच्चों के रिज्यूमे मुझे मिले हैं एंड आई हैव नॉट चेक्ड एनीवन्स। आई थिंक 1 या 2 बच्चों का मैंने अप्रूव किए हैं। मैं इनको क्रॉस चेक करूंगा और आपको कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट्स देखिएगा, अगर अप्रूव होता है तो फाइन, नहीं तो कमेंट के अकॉर्डिंग अपनी गलतियां सुधार के दोबारा करिएगा। एंड CS1 गाइस, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको बनाना था, जैसे कि इन बच्चों ने अपने वीडियोस बनाए हैं, इसी तरीके से आपको अपने वीडियोस बनाने हैं। अगर आपका वीडियो यहाँ पर नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं चल रही। बट ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, इनको जितना आराम से और जितने अच्छे से करोगे, कन्विंसिंग मोड पे करोगे, आपका एक्चुअल जब कैंपस होगा तो आपको बहुत मजाक लगेगा। क्या जरा सा इंटरव्यू होना है, एक छोटा सा टेस्ट होना है एंड इट विल बी डन। आप लोग के जितने भी एम कैट के टेस्ट होते हैं, कोक्यूब के टेस्ट होते हैं, कंपनी TCS विप्रो या कोई अडानी के टेस्ट होते हैं, रिटर्न टेस्ट होते हैं, इन सब टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट, जब हम एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट लेते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, चाहे वो विदुर सर हो, चाहे शुभम सर हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और है। तो अगर आप हमारे कॉलेज के ट्रेनिंग सेशंस में रेगुलर है और टेस्ट में 50% अबाव भी स्कोर करते हैं, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट में तो इजीली हो जाएगा। बट अगर आप असाइनमेंट्स को मजाक में लेंगे, अपने रिज्यूमे को 3rd ईयर आने के बाद भी प्रॉपर्ली नहीं बनाएंगे, है ना, रेगुलर नहीं रहेंगे क्लास में, आउट ऑफ 93 11 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द रिज्यूमे इन CS2 CS3। CS1 की भी अगर मैं बात करूं तो 64 बच्चे ऐप पे रजिस्टर्ड है, 34 जो बच्चे रेगुलर आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि 34 के अराउंड ही आपकी क्लास में अटेंडेंस अभी थी जब आप फिजिकली आ रहे थे, 34 35, और आप सब लोगों ने रिज्यूमे सबमिट किया है एंड दैट्स अ गुड थिंग, है ना। तो इस चीजों को फॉलो करिए। सिमिलरली फॉर मैकेनिकल गाइस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अर्पित सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आप अपना रिज्यूमे उनसे क्रॉस चेक करवा रहे होंगे, उनसे करवाना स्टार्ट करिए। ये आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए कोई इसमें नुकसान नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, कॉलेज वाले भी बोल सकते हैं बेटा कि कोविड है, लॉकडाउन की वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई आपकी एकेडमिक्स खराब हो रही है, तो 4 साल की जगह आपकी डिग्री को 5 साल का कर देते, लेट्स हैव अ 5 ईयर बीटेक कोर्स। आप लोग एग्री करते हैं, यस या नो? फीस नहीं बढ़ाएंगे, फीस 4 साल की लेंगे, लेट इट बी अ 5 ईयर कोर्स, 2023 में आप लोग पास आउट हो जाइएगा। इफ यू आर ओके देन इट्स वेल एंड गुड। बट मैं, जैसे मैंने कहा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि लॉकडाउन है तो डिग्री 1 साल आगे बढ़ जाए, या हम जॉब, इफ आई एम वर्किंग समवेयर तो मेरी प्रमोशन 1 साल के लिए डिले हो जाए, इन सैलरी, है ना, जॉब इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रुक जाए। तो ये आपके लिए भी है। इफ यू वांट कि आपको 2022 में ही प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करेंगे आप लेकिन जॉब करेंगे, you have to pay attention to your classes. Am I audible and clear to everyone, guys?
let's Yes, start sir. and let's start today's session. And Ashraf and the guys who are coming late, get the thing clear. अगर आप अगली बार मेरी क्लास में 12:40 का टाइम है, अगर आप 12:50 पे आ रहे हैं, उससे लेट आ रहे हैं, तो मैं 10 मिनट से ज्यादा मैं आपको लिबर्टी नहीं दूंगा, मैं आपको ऐड नहीं करूंगा ग्रुप में। क्लियर? और अगर आप ये सोचोगे कि लेट आएंगे तो सर क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो बेटा बहुत तरीके हैं परेशान करने के आपको, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट वाले करते होंगे कई बार, फॉर्म फॉरवर्डिंग के समय आपको 2-3 चक्कर लगवाते होंगे अकाउंट सेक्शन के, या आपसे असाइनमेंट लिखवाते होंगे। ऐसे बहुत सारी हरकतें मैं भी कर सकता हूँ आपको परेशान करने के लिए, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। मेरा मानना है आप सब ग्रोन अप्स हैं, बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, और ये बच्चों टाइप हरकतें नहीं करना। तो बी पंक्चुअल, अगर क्लास अटेंड करनी है तो बी ऑन टाइम, पढ़ना है तो बी ऑन टाइम, अदरवाइज मत आइए आप क्लासेस में। क्लियर है? मैं आपको डरा धमका के कोई प्रेशराइज करके नहीं करना चाहता कि आप क्लास आए। एंड CS2 आई थिंक, CS1 में तो नहीं हो पाया था, CS2 में हमने वर्बल एबिलिटी का एक क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें हम ग्रामर के कुछ रूल्स स्पॉटिंग एरर्स के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि एम कैट या दूसरे जो कोक्यूब्स आपके टेस्ट होते हैं उनमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो चलिए उनके बारे, उसी चीज को मैं बैकअप पे जाके, बैक डेट पे जाके, एक क्लास पीछे जाके वहीं से कंटिन्यू मैं आपको आगे लेकर आऊंगा, सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहे। सो आज से बी रेगुलर डेयर क्लासेस, है ना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये जो ईसी ब्रांच के बच्चे हैं बेटा, डोंट वरी, आप लोग की वर्बल एबिलिटी की क्लासेस भी प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। CS1 एंड CS2 एंड CS3 आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द क्लासेस। क्लियर है? और जो भी क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अपनी एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे। बट अगेन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भरोसे मत रहिए, आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं अपने, जब तक आपको समझ में नहीं है एक्सप्लेनेशन, उस अलग अलग तरीकों से टीचर आपको समझाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है? इसीलिए लाइव क्लास एंड ऑनलाइन क्लास में यही डिफरेंस है। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रिसेप्टिव लेवल्स, और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स भी अलग होते हैं। और जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं क्लास में, तो वी कैन आस्क यू क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको समझ में आया नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी दिक्कतें हैं। सो बाय द टाइम स्टार्ट द सेशन, आप लोग के पास एक कॉपी, एक पेन होना चाहिए, अ कॉपी एंड अ पेन, एंड अलोंग विद दैट बी अलर्ट कि आप जब भी कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो स्क्रीनशॉट ले ले, और अपने हिसाब से आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स। एंड बिफोर आई स्टार्ट, सब लोग अपना जरा कैमरा ऑन करो, वेब कैम ऑन करो। एवरीवन जस्ट ओपन योर वेब कैम। जो नहीं करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा अभी क्लास से। Kritika has only switched on the camera. What about others? Mohini, Parvez, Simant, BK Singh, Sudeep, still you have not switched on your webcam. Uttam Sagar. Good. मैं ऐसे रैंडमली कभी भी किसी को बोल सकता हूँ अपना कैमरा ऑन करने के लिए। तो जब व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग द क्लास, हैव अ पीसफुल प्लेस, अपनी जगह अच्छे से डिसाइड कर लो कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो। नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा एंड बी रिलैक्स, डोंट वरी। ठीक है? सो बैक टू द क्लास गाइस। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ये आपके स्पॉटिंग एरर का पहला रूल है। आप चैट सेक्शन में जाके मुझे क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं whenever you want to ask anything or you want to reply on anything। तो चैट पे थोड़ा अलर्ट रहिए। आपके सामने एक सेंटेंस है, what we are talking about right now, we are talking about golden rules of spotting error। हम बात कर रहे हैं spot the error या error detection, spot the error या फिर error detection। और हम क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे रूल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो फटाफट मुझे इस सेंटेंस को रीड आउट करिए। ये हमने अभी तो पढ़ लिया है, 4 या 5 रूल हमने पिछली क्लास में, 3-4 रूल हमने पिछली क्लास में किए हैं CS2 में। बट CS1 गाइज एंड अदर ब्रांच, मैकेनिकल एंड अदर ब्रांच, बेटा आपके लिए अच्छा है। अब तक आपने जो देखा है वो स्टार्टिंग से मैं आपको करवा रहा हूँ। सो गाइज फटाफट मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इज या आर, क्या आना चाहिए? The HOD of training department and com skill trainer is coming या फिर are coming? Mona Ali, Kamakhya and everything is, everyone is writing is great, very nice। तो चलिए बड़ा बस स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
सो गाइस यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकती है, एरर कहाँ पर हो सकता है? लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। जिन्होंने क्लास अटेंड की है, जिन्होंने नहीं की है, वो उस रूल को याद रखिए। दैट्स योर रूल नंबर 1। यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब हम ए एंड डी एंड, ये कंजंक्शन है जो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऐड करता है, जैसे राम एंड श्याम, ही एंड शी, इस तरीके से दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऐड करता है। और हमारे दिमाग में एक बाय डिफॉल्ट एक चीज रहती है कि जैसे लिखा है राम एंड श्याम, तो हमारे पास एक परसेप्शन रहता है कि एंड की वजह से देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राम एंड श्याम। तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए, द वर्ब शुड बी प्लूरल, तो इज नहीं आएगा, इस कंडीशन में क्या आना चाहिए? आर। ये बाय डिफॉल्ट हमारे स्कूल की अपब्रिंगिंग है, हमारी सोच है। लेकिन जब मैं बात करता हूं यहां पर एंड से पहले, सिमिलरली यहां पे लिखा है दी एचओडी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। और इस एंड के दूसरी तरफ कॉम स्किल्स ट्रेनर, दैट मीन्स इट्स योर सेकेंड सब्जेक्ट। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि कॉम स्किल ट्रेनर एक सेकेंड पर्सन है, एक अलग आदमी है, और एचओडी एक अलग पर्सन है, एक अलग आदमी है। तो यहाँ पे कितने पर्सन हुए, 1 या 2? देयर आर 2 पीपल, इट्स अ प्लूरल थिंग, द राइट आंसर शुड बी आर। जैसे राम और श्याम दो अलग अलग लोग थे, वैसे यहाँ पर है द एचओडी एंड कॉम स्किल्स ट्रेनर आर कमिंग। इज कहां से आएगा? इज होने का कोई रीजन है क्या? नॉट टेल मी, जिसने भी आंसर दिया, इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया है इज, तो क्या रीजन था बेटा यहाँ पे इज आने का? आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो लोग हैं, एक एचओडी है और एक कॉम स्किल ट्रेनर है। तो कितने पर्सन है यहाँ पे? दो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, दो लोग हैं, तो इज की जगह आर आना चाहिए। तो वाई वी आर पुटिंग इज? आपका आंसर इज क्यों आ रहा है? जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स में जाके फटाफट लिखो रीजन, या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं अगर एक्सप्लेन करना है, मतलब यू थिंक कि सर थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहे हैं। साउंड्स गुड। साउंड्स गुड पे मत जाओ, साउंड्स गुड बहुत, दे आर द सेम पर्सन, ओके, डू नॉट नो सर। दोनों साइड आर्टिकल है कि नहीं है? आकाश, दोनों साइड आर्टिकल नहीं है कि है? ध्यान से जवाब दो। इन सभी आंसर्स में, इन सभी कमेंट्स में एक बहुत खतरनाक सा जवाब आया है जो कभी फॉलो नहीं करना इंग्लिश में, वो है साउंड्स गुड। सर बोलने में अच्छा लग रहा है, सर सुनने में अच्छा लग रहा है, सर फ्लो में जब हम बोलते हैं तो द एचओडी ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड कॉम स्किल ट्रेनर इज कमिंग, बोलने में अच्छा लग रहा है सर, तो इज अच्छा लग रहा है, तो इज। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हिंदी में कहते हैं गाइस, तो कहते हैं लगा टेक्निक। मुझे लग रहा है सर कि इज आएगा, मुझे लग रहा है सर कि आर आएगा। ये आपको कई बार सही आंसर की तरफ ले जाएगा और कई बार आपको गलत आंसर की तरफ ले जाएगा। और इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस, आपको कभी भी जो मिलेगा वो फेक कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाई। जब तक मालूम नहीं है कि व्हाई द आंसर इज और आर, आपको आंसर का रीजन नहीं मालूम, तो आपको आंसर आना या नहीं आना एक बराबर बात है। Whether you know the answer, you don't know the answer, it's same if you don't know the reason for that. So guys, that's wrong. है ना? CS2 के कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, let's talk about that. अगर and के दोनों तरफ आर्टिकल्स का यूसेज है, a n the आर्टिकल होता है और यहां पर भी है a n the, अगर दोनों सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज है, जैसे यहां पे है द एचओडी, ऐसे ही लिखा होता द कॉम स्किल ट्रेनर, अगर दोनों तरफ है तो इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों पर्सन हैं, वो अलग अलग पर्सन है, डिफरेंट लोग हैं। और अगर डिफरेंट है उस केस में वो प्लूरल होगा और वहां पे आर आएगा, ए आर ई आर, या फिर आएगा वर, डब्ल्यू ई आर ई वर, या फिर आएगा हैव, एच ए वी ई हैव, या फिर आएगा डी ओ डू, मतलब प्लूरल वर्ब। लेकिन बट इन केस अगर आपको सिर्फ एक ही तरफ एंड के सिर्फ पहली तरफ आर्टिकल ए एंड द मिल रहा है पर दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स वो दो अलग अलग पर्सन नहीं है, वो सेम पर्सन है और वो एक ही आदमी की बात हो रही है, द सेम पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड द आंसर हैज टू बी अ सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स आपको वहां पर इज का यूज करना है, आपको वहां पर डज बोलना है,
आपको वहां पर was का यूज करना है, या फिर आपको वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। दैट्स द राइट आंसर। तो ये आपकी ट्रिक होनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला देखते हो या रीजनिंग में लॉजिक लगाते हो, ये ग्रामर रूल्स है, ये आपके लॉजिक्स हैं। ये आर्टिकल आपको बता सकता है कि ये सिंगुलर था या प्लूरल। यू गॉट माय पॉइंट? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड राइट नाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी अगर लेना चाहो तो, और अगर ले लिया है तो थम्स अप डाल दो चैट में, सो दैट आई कैन इरेज ऑल द कंटेंट्स ओवर हियर एंड मूव फॉरवर्ड। ओके गाइस, अब एक लॉजिक ये भी था, आपके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है? बादल सर। और आपके अभी कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनर कौन है? बादल सर। दोनों एक ही इंसान है, बादल सर। तो आंसर आएगा एस। गॉट माय पॉइंट? और राइट आंसर इज एस। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरीके से मैं लिख दूं, द एचओडी ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट and the कॉम स्किल्स ट्रेनर, तो आपका आंसर बदल जाएगा। अब यहाँ पे एचओडी ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बादल सर तो है, पर कॉम स्किल ट्रेनर जो है वो बादल सर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अर्पित सर की बात हो रही है। अर्पित सर है, कॉम स्किल ट्रेनर अर्पित सर है, और हेड एचओडी बादल सर है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। एंड द जस्ट राइट आंसर कैसे पता चला? ये पता करने का रीजन है, यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज है, यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज है। कोई भी आर्टिकल हो, ए एंड द, अगर वो दो तरफ यूज है, दोनों तरफ एंड के इस तरफ भी और इस तरफ भी आर्टिकल्स का यूज है ए एंड द सब्जेक्ट के साथ, तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। और अगर एक ही तरफ है तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट है जिसको दो अलग अलग टाइटल दिए गए हैं। यू गॉट माय पॉइंट? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। ये भी मैं बता चुका हूँ, रूल नंबर 3 4 तक मैं जा चुका हूँ, मैं फटाफट करते हैं, रूल नंबर 10 तक जाना है आज। So neither the assistant professors nor the principal was or were present. What should be the answer? कुछ बच्चे कह रहे was, कुछ बच्चे कह रहे were। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आंसर्स में अलग अलग आएंगे तो रीजन जानने का मन करेगा। अगर कुछ वर बोलेंगे, कुछ was बोलेंगे, तो हमारा मन करेगा जानने का कि सही कौन है और गलत कौन है। That's it. ट्राई करो बेटा, 25-26 बच्चे हो, रिप्लाई सबको करना है अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं भी कैमरा ऑन करके देखूंगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। So let's talk about this. So guys, अब मैं आपको इसके थ्रू एक रूल बताता हूं। अगर आप कभी भी whenever you are using neither nor, या फिर हम बात करें either और, या फिर आप यूज करें not only but also, not only but also, इस तरीके की चीजें जब आप यूज करते हैं तो अगेन जब आपके सेंटेंस में ये सब चीजें होती है तो यूजुअली दो सब्जेक्ट होते हैं, एक इस तरफ एक सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट इस तरफ होता है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 2, 1 and 2। ठीक है। अब मन में एक डाउट आता है, तो देयर इज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि सर 1 के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए या 2 के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे राम लिखा है और वो सिंगुलर है तो मुझे वर्ब सिंगुलर यूज करना है। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स लिखा है तो ये प्लूरल है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊं, या फिर जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है जैसे प्रिंसिपल, ये सिंगुलर, तो मैं इसके अकॉर्डिंग वॉज लगाऊं, मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन है। दोनों प्लूरल होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों सिंगुलर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ऐसे में क्या करें? दैट्स अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, मैंने क्लास में भी बताया था। जैसे हम मैथमेटिक्स में स्कूल में 9th-10th में स्कूल में, जब हम स्कूल में थे तो हम थ्योरम्स को प्रूव करते थे, हम लिखते थे LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स है, एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारे राइट हैंड साइड है। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जब भी आपके सेंटेंसेस में नाइदर नॉर, इधर और, not only but also, whenever we use such kind of things in our sentence at the beginning as a subject, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, और इन कंडीशन में हमें हमेशा राइट हैंड साइड जो सब्जेक्ट होगा उसे फॉलो करना है। इनके साथ, किनके साथ? 1, 2 and 3। नाउ टेल मी,
अगर हम इस सेंटेंस को देखिए तो यहाँ पे हमारे पास है नाइदर नॉर। इसको देखते ही आपका अलार्म बज जाना चाहिए। एक मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और एक है मेरे पास द प्रिंसिपल, LHS, और एक है RHS। ये नॉर के लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे राइट हैंड साइड में। तो क्या आना चाहिए आंसर? नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। Neither the assistant professors nor the principal was present. Was present. You got my point? Very good. ये रूल आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ले लिया स्क्रीनशॉट? एक थम्स अप दिखा दीजिए, डन बता दीजिए। ओके गाइस, इसी तरह अगर मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं चेक करने के लिए, कि रिवीजन करने के लिए, नॉट ओनली द ट्रेनर but also the students is or are responsible sir. for the placements XYZ. Not only the trainer but also the students are responsible for the placements. क्या होना चाहिए? is or are? अब तो फटाफट बता रहे हो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबका यूनानिमसली एक ही आंसर आ रहा है, आर। सो वंस यू नो द रूल्स, आप जब ग्रामर के रूल्स को प्रॉपरली समझते हुए प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो मे बी योर इंग्लिश इज नॉट गुड, मे बी आप हिंदी मीडियम से हो और यू आर नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, और या फिर आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन रिटर्न इंग्लिश की जब बात आती है, जब ऐसा पेपर आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दिक्कत होती है। दीज आर द थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना है बेटा। ओके, चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 इज योर in front of your screen, guys. The father as well as his children was या were infected. क्या होना चाहिए आंसर? सुदीप को बस का आंसर आया है was, बाकी लोगों का क्या हुआ? were, सागर सिंह were, सुदीप सिंह were again, सिमरन समंत सिंह were। ओके, अभी मैंने आपको कहा था मैथ्स में LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैंने आपको RHS कहाँ आएगा ये बता दिया था। RHS कब कब आता है? नाइदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट, इन सब चीजों में RHS वाला फॉलो है। अब बात करेंगे हम LHS का फॉलो करते हैं, बिल्कुल इनकी तरह। जब हम बात करते हैं विथ, along with, together with, या फिर टुगेदर, या टुगेदर विथ, या फिर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, या फिर accompanied by, या फिर हम बात करें as well as, जब ये सारे वर्ड्स आते हैं तो सेम थिंग हैपेंस। when we go with this, the same thing happens, यही चीज सेम चीज होती है। दो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, जैसे यहां पर है देखो आप, here also we have as well as, इसके एक तरफ फादर है सब्जेक्ट और एक तरफ his children। चिल्ड्रन प्लूरल है, अगर आप चिल्ड्रन को देखोगे तो वर आपको सही लगेगा, और अगर आप फादर को देखोगे तो आपको वॉज सही लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कई बच्चे क्या करेंगे सर, दोनों की बात हो रही है तो दो मिलाकर तो प्लूरल हो ही रहा है, तो वर होना चाहिए। अब बताओ, अब मैं बता भी नहीं रहा हूं, आप समझ गए LHS से मेरा मतलब क्या है, सर क्या कहना चाहते हैं। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर नाउ? यू ऑल नो नाउ, इट हैज टू बी was. The right answer is was. The father as well as his children was infected. The right answer is was. हमें सिर्फ अगर यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर यहां पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अगर ये रिवर्स में लिखा होता, द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर फादर, द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर फादर वॉज या वर इन्फेक्टेड, तो अगर द चिल्ड्रन पहले लिखा होता तो राइट आंसर वॉज की जगह पे वर होता। यू गॉट माई पॉइंट? अब मैंने आपको सेट ऑफ वर्ड्स बताए कि राइट हैंड साइड वाले वर्ब्स को कब, वर्ड को कब देखना है, सब्जेक्ट को कब देखना है, और लेफ्ट हैंड साइड आपको कब देखना है।
और इन दोनों ही वर्ड्स में, इन सब में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स कैरी होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, दैट वॉज योर रूल नंबर 3। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई भी डाउट है तो अभी बीच में पूछ सकते हो बेटा। क्लियर? जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलत हो। ये जो आपके स्क्रीन पे एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है, या इसको करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? आई नो टू राइट अ लेटर, इज इट राइट और रॉन्ग, और कैन वी लेट्स मॉडिफाई इट और टू मेक इट मच बेटर देन दिस? इससे अच्छे से लिख सकते हैं क्या सेंटेंस को? इस सेंटेंस से क्या कहना चाह रहा है ऑथर? लेखक के भाव क्या है? लेखक कहना चाहता है कि मैं लेटर लिखना जानता हूं। तो what should be the right answer is? The right answer is how to. Excellent. I know how to write a letter. इसका मतलब है मैं जानता हूं लेटर कैसे लिखते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब है कि मैं जानता हूं, हाँ, मैं जानता हूं कि लेटर कैसे लिखते हैं। तो यहां पर आपको एक अच्छी सी बात बता रहा हूं बेटा कि नो वर्ब का जब भी हम यूज करते हैं, whenever we use the word no, it has to be followed by how, why, when, where। ये जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होना चाहिए। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो when to write a letter, I know why to write a letter, I know where to write a letter। या इस तरीके से ही आपके सेंटेंसेस बनेंगे। मतलब नो जब भी आप यूज करो तो ये वर्ड्स साथ में होने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ मिस्टेक। यूजुअली व्हाट हैपेंस, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में गलत नहीं लगता है, सही तो लग रहा है। फ्लुएंसी में जब आप फ्लो में बोल जाते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट रिटर्न इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। सो आई नो टू राइट अ लेटर, बोलने में भले सही लगे बट इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग, एंड द राइट आंसर इज आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। Moving on next, rule number 5. You need not to work hard. Tell me whether it's right or wrong. सही है गलत है बताइए फटाफट। गलत है तो क्यों गलत है, क्या सही है? अश्विनी वेरी गुड बेटा, कोशिश करो जैसा आपने पिछली बार बताया। रॉन्ग है, ठीक है, वेरी गुड। They don't need to work hard. Okay guys, डोंट नीड टू वर्क हार्ड। अगर आप डोंट लगाएंगे तो ये तो सही है, लेकिन इस सेंटेंस को मिनिमम चेंज किए, इस सेंटेंस को कम से कम चेंज करके, बदल के आपको इसको करेक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं गाइस। व्हेनेवर, एक साथ रूल, अगर आप कभी भी नीड या फिर डेयर, दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल्स या मॉडल सेमी ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं ग्रामर में, वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में उतना टाइम नहीं है। नीड और डेयर अगर आप कभी भी सेंटेंस में यूज कर रहे हो और उस सेंटेंस में नॉट का यूज हो रहा है, जैसे नीड नॉट या फिर डेयर नॉट, तो रिमेंबर वन थिंग, कभी भी TO2 इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल का यूज नहीं होगा। आप इस टू को गायब कर देंगे, सीधे वर्ब बोलेंगे। लेकिन 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 मजेदार बात यह है कि अगर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे तो आपको कंपलसरी है कि आप टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये अपने आप में जब हम बात करते हैं, इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब राइट नाउ। जैसे अभी हम बात करें यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब आप बोलते हैं यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड तो वहां डोंट हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, नीड मेन वर्ब हो जाता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक, सबसे पहले बेसिक सीख लो कि अगर आपके सेंटेंस में नीड नॉट, डेयर नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, तो उसके आगे टू को गायब कर दो, आपका सेंटेंस सही हो गया। नाउ रीड आउट द सेंटेंस, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, इट्स एब्सोल्युटली 100% एरर फ्री एंड करेक्ट। आपने जो बोला वो भी सही है, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन वहां पे हमें डोंट लगाना पड़ रहा है, एक नई चीज ऐड करनी पड़ रही है, जिसके बाद वो सेंटेंस सही हो रहा है। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टू को हटाना है, कुछ नया ऐड नहीं करना है, और सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो रहा है। द राइट आंसर इज दिस। ये सीखने वाली बात है।
समझ में आया? लेकिन अगर यही चीज नॉट नहीं होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता, अगर नॉट नहीं है तो टू आएगा, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। दैट मीन्स अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो टू का यूज नहीं करना है, नीड नॉट डेयर नॉट के साथ, नीड नॉट डेयर नॉट एक साथ दो सीख लो। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ मैं क्या बात कर रहा हूं? It's some semi models, need not, dare not. Whenever it comes together, never use to. और अगर need not और dare not वाला केस नहीं है, not नहीं है, तो to लगाना है. You have to be very clear about this. That was your rule number 5. You can take the screenshot. If it's clear, give me a thumbs up and let's move to the next rule. Okay, done. Now that's the next sentence in front of you guys. Rule number 6. Being a rainy day, Vijay decided to stay at home. Being a rainy day, Vijay decided to stay at home. क्या ये सही है सेंटेंस या इज देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस्टेक ओवर हियर? अगर कुछ गलती है तो बताइए क्या गलत है। नहीं बता, चलो वी विल नॉट वेस्ट टाइम, दैट इट, लेट इट बी। नाउ यहां पे लिखा बीइंग अ रेनी डे। नाउ द क्वेश्चन इज ये बीइंग किसके लिए लिखा गया है? द क्वेश्चन इज हु बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अगर हम यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं बीइंग से पहले तो ये गलत हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस इन सच केसेस, अगर हम इस बीइंग से पहले यहां पर इस जगह पर इफ एट दिस प्लेस अगर हम कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते, वी डोंट पुट एनी सब्जेक्ट कि किसके बारे में बात हो रही है, तो होता यह है कि इस सेंटेंस के बाद जो दूसरा सेंटेंस है विजय डिसाइडेड, रेनी डे के बाद एक सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे, दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, दिस इज योर सेंटेंस नंबर 2। अगर आप बीइंग से पहले सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है, इट यूजुअली मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है। मतलब ये होता है कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है और इसीलिए ऑथर ने, राइटर ने, बोलने वाले ने, लिखने वाले ने 2 बार सब्जेक्ट नहीं लिखकर एक बार सेकेंड पार्ट में बता दिया है। तो जस्ट टेल मी नाउ, अब आप इसको ऐसा पढ़िए, विजय बीइंग अ रेनी डे, विजय ही स्टेड एट होम या विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। क्या ये सही लग रहा है? क्या विजय कभी भी रेनी डे हो सकता है? क्या विजय रेनी डे हो सकता है? नो। रेनी डे एक नॉन लिविंग, बरसात का दिन एक नॉन लिविंग चीज है और इसके लिए हम कभी भी ही, शी, राम, श्याम लगा नहीं सकते। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लगाएंगे? व्हाट वी विल यूज बाय डिफॉल्ट? दैट इज इट। और अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नहीं लगाने पर क्या गलती हो रही है कि विजय को ही बीइंग अ रेनी डे माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? सो द राइट आंसर शुड बी कि इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। उसके आगे आप लिखोगे विजय स्टेड एट होम, देन इट्स राइट, देन इट इज राइट। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरे अगले सेंटेंस से समझ में आएगा। आपको मेरा अगला सेंटेंस बताना है कि वो सही है या गलत। जिसने बता दिया उसको समझ में आया, जिसने नहीं बताया उसको समझ में नहीं आया। Now tell me the sentence is correct or wrong? It's right or wrong? Being the HOD, Badal sir took several initiatives. Wrong. भैया काहे रॉन्ग? सुदीप भैया
अगर मैंने बीइंग से पहले, टेल मी, बीइंग से पहले यहां पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया है, इसका मतलब आप लोग को भी समझ में नहीं आया। अगर मैंने यह सब्जेक्ट नहीं लगाया है तो बीइंग द एचओडी, ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। बादल सर टुक सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। अगर मैंने यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये सब्जेक्ट किसको मानेगा? बादल को या बादल सर को मानेगा ना। तो बादल सर बीइंग द एचओडी टुक सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स, बात तो सही है। अब बताओ सही है कि गलत है? मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बादल सर ही है। इसलिए मैं चाहूं तो बीइंग से पहले सब्जेक्ट ना भी लिखूं तो चलेगा। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ये कंडीशन नहीं थी। पहले वाले कंडीशन में सेंटेंस 2 में विजय सब्जेक्ट था, लेकिन सेंटेंस 1 में वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यू गॉट माई पॉइंट? अब कितने लोगों को समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप जितने को समझ में आया है। क्लियर? अब ये सही है गलत है सेंटेंस? बीइंग अ हॉट डे आई स्विच ऑन द एसी। वेरी गुड। नाउ दिस इज राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। इट बीइंग अ फेमस प्लेस, ये आएगा। रॉन्ग। अब बता सही गलत है? बीइंग अ फेमस प्लेस दिल्ली इज विजिटेड बाय मेनी टूरिस्ट्स। अब ये सही है। अब मजा आ रहा है, अब सबको समझ में आ रहा है फटाफट। वेरी गुड गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं आगे। ये बेटा आपका 7 था, 6, 7, 7, एक रूल कम लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ही नेवर हैज, रिपीटेड था, he never has and never will eat non-veg. He never has and never will eat non-veg. इससे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि उसने ना कभी नॉनवेज खाया है और वो ना कभी नॉनवेज खाएगा। लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाएगा, आई डोंट नो। ही नेवर हैज एंड नेवर विल ईट नॉनवेज। क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? गलत है तो क्यों गलत है, क्या गलत लग रहा है? अगर आपको आकाश गलत लग रहा है तो सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या आप वो सेंटेंस लिखकर बता सकते हो कि सर, या मुझे अनम्यूट होकर बताओ सर इस तरीके से लिखना चाहिए? डोंट नो। चलो फटाफट बताते हैं, टाइम अप होने से पहले एक दो रूल और है। गेट वन थिंग क्लियर गाइस। इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, देखो इंग्लिश में एक चीज है, जैसे ही has never uh, he has never played has never
seen, has never heard this game. एक सेंटेंस देखो, इंग्लिश की प्रॉब्लम बताता हूं. इंग्लिश में ये लिखा है, he has never played, has never seen, has never heard this game. या फिर heard about this game. Let it, पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखते हैं. He has never played, has never seen, has never heard about this game. ये इसी टेंस पे चलेगा. इसे कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म. एक जैसा वर्ब होना चाहिए. Has never played, has never seen, has never heard. Am I right? ये इसी टेंस में. अब लॉजिक क्या कहता है? अब लॉजिक ये कहता है कि एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. हैज. आपका टेंस सेम है, एक ही ग्रामर है, ग्रामर सेम है. तो आप क्या करिए ना कि बार बार रिपीट मत करिए, एक बार लिखिए, उससे काम हो जाएगा. दैट मीन्स ही हैज नेवर प्लेड, नेवर सीन, नेवर हर्ड अबाउट दिस गेम. तो आप क्या कर सकते हैं, इस हैज को काट सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, सो दैट इट साउंड्स मोर क्रिस्प और रिपीटेटिव ना लगे, सुनने में छोटा हो, क्रिस्प हो और रिपीटेशन नहीं लगे. तो आप उस चीज को हटा सकते हैं. लेकिन हटाने के लिए कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि वो सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेम टेंस या फिर सेम नंबर. नंबर मतलब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल होना चाहिए. अगर ऐसा सेम टू सेम है तो ही आप हटा सकते हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो. लेकिन अगर वो सेम नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर वो सेम नहीं है तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते और आपको बार बार लिखना होगा. आपको बार बार लिखना होगा. कैसे? जैसे अभी आपको पता चलेगा. यहां लिखा है ही नेवर हैज, और मुझे कौन बताएगा कि हैज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगा? हैज और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म. और थर्ड फॉर्म यूज होता है तो वहां पर ईट होना चाहिए. ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन. तो क्या आना चाहिए? ईटन. और विल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म. तो क्या ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों वर्ब के फॉर्म, दोनों टेंस सेम है? क्या यहां पर टेंस सेम है? क्या यहां पर नंबर सेम है? वो भी देख सकते. नंबर की तो बात हो नहीं रही. क्या यहां पर टेंस जो है वो सेम है? नहीं. ये परफेक्ट टेंस है. दिस इज परफेक्ट टेंस. हैज और हैव परफेक्ट टेंस है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है जहां पे विल का यूज हुआ है. ऑब्वियस ही बात है, अगर सेम नहीं है तो आप उसको कैसे मर्ज कर सकते हो? ईट को और ईटन को साथ में लिख सकते हो क्या? नेवर. दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग. और यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए ही नेवर हैज ईटन. लिखो, भले हमको दो बार लिखना पड़ेगा ईट ईट. यहाँ पे आएगा ईटन और यहाँ पर आएगा ईट, तब जाके ये सेंटेंस होगा. सो ही हैज नेवर. अब करेक्ट आंसर बोल के बता रहा हूं. ही नेवर हैज ईटन and never will eat non-veg. Then only the sentence is correct, otherwise it's wrong. Clear है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे का सेंटेंस है. अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं तो आप बताइए, I am 30 years old. I am 30 years old and my sister is ओल्ड नहीं लिखता तो आपको और अच्छे समझ. यहां फिर आई एम 30 years and my sister 27. I am 30 years and my sister 27 years. ये सही है या गलत? This is right or wrong? I am 30 years old and my sister 27 years. क्या गलत है इसमें बेटा? छोटा सा आंसर है. आई के साथ एम आता है, बट क्या माई सिस्टर के साथ भी एम आता है? नहीं. तो यहां पर क्या आना चाहिए? एज. आई एम 30 years एंड माई सिस्टर इज 27 years. जब तक यहां इज नहीं लगाऊंगा ये गलत है. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखता, अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिखता, माई सिस्टर इज
27 years old and my brother is 31 years old. अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे माई सिस्टर के साथ भी इज है एंड माई ब्रदर के साथ भी इज है. क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है. तो मैं एक जगह से इसको हटा सकता हूं. माई सिस्टर इज 27 years old एंड माई ब्रदर 31 years. ओल्ड भी नहीं बोलना पड़ता. जब सेम होता है तो हम एक हेल्पिंग वर्ब को, एक मेन वर्ब को हटा सकते हैं. लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, अलग अलग बार लिखना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. हाँ बेटा. तो नहीं है कि हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट वाला इज हटाए, फर्स्ट वाला भी रिमूव कर सकते हैं ना? फर्स्ट वाला भी रिमूव कर सकते हैं बेटा. यूजुअली तो फर्स्ट वाले को ही रिमूव करना चाहिए. आमतौर पर बोला ये जाता है कि फर्स्ट वाले को रिमूव करना चाहिए, लास्ट वाले को रखना चाहिए. क्लियर है? बट डोंट वरी अबाउट दैट. एग्जाम में जो आएगा वो इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे ज्यादा, जहां पर क्या होगा कि आपको ध्यान देना होगा कि ही नेवर हैज एक अलग टेंस है या फिर एक अलग प्लूरल नंबर है, मोर देन वन है. क्या उसका नंबर क्या है? दो चीजों पे ध्यान देना. एक टेंस, कौन सा टेंस है, और दूसरा नंबर, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है. क्या ये और इधर सेम है? अगर सेम है तो एक बार लिखने से काम चल जाएगा. लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको दोनों बार मेंशन करना पड़ेगा. एंड दैट्स द एक्चुअल लॉजिक. यू गॉट माय पॉइंट? तो ये एक रूल है. और भी क्वेश्चंस करेंगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको टेस्ट दूंगा, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं इस टॉपिक के ऊपर लूँ, इन 10 रूल के बाद या 15 रूल के बाद एक टेस्ट लूंगा मैं आपका, तो अटेम्प्ट जरूर करना आप उनको. क्लियर है? फटाफट देखिए, 2 मिनट के अंदर मुझे क्लास खत्म करनी है. वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन. यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बिना पूछे बताता हूँ जल्दी थोड़ा सा. यहाँ पे एक वर्ड है लेस्ट. ये आमतौर पर जनरली हम डेली लाइफ में वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश यूज नहीं करते हैं. तो लॉजिक ये है कि हमें लेस्ट का यूज पता होना चाहिए. लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है. दो चीजें बताऊंगा. इसका मतलब होता है ताकि ऐसा ना हो. ताकि और ना. क्लियर है कि ताकि ऐसा ना हो. तो दो चीजें सिखाऊंगा यहाँ पे. फर्स्ट पार्ट जो मेरे को लेस्ट के साथ सिखाना है ये है कि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है. लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड. इसका मतलब होता है ताकि ऐसा ना हो. इसका एक जनरल मीनिंग होता है. तो इसमें ऑलरेडी ना एक नेगेटिव वर्ड है. तो याद रखिएगा, कभी भी नो, नॉट, डोंट, नेवर जैसा कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे आफ्टर लेस्ट. मतलब अगर आपके सेंटेंस में लेस्ट लिखा है तो इसके आगे, इस तरफ, इस डायरेक्शन में कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड, नॉट, डोंट, डिडंट, ऐसा कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए. करेला है, उस पर नीम का सॉस मत डालो. करेले को नीम से मत कोट करो, वो ऑलरेडी कड़वा है, मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है. यू गॉट माय पॉइंट? इसी तरह इसका लेस्ट का सेकंड जो है पॉइंट वो ये है कि लेस्ट को कभी भी हम सेंटेंस को कंप्लीट करने जाते हैं तो लेस्ट का जो पार्टनर है, लेस्ट का जो जोड़ीदार है, जो पार्टनर है, वो है शुड. कभी भी आप आफ्टर, देन, मे, माइट, कैन, कुड, शैल कुछ और यूज नहीं कर सकते. यू शुड ओनली यूज शुड. तो यहाँ पे जो सेंटेंस था वो गलत था. और जो गलत क्या था कि इस शैल की जगह पे हमें यूज करना था शुड. क्लियर है? we start early lest we should miss the train. इसको बोलने का मतलब है कि हमने जल्दी शुरू किया था, हम जल्दी निकल गए थे ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो. ये ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है. तो मैंने इसमें यहाँ पर आपको दो बातें बताना चाह रहा हूँ जल्दी से. द वेरी फर्स्ट पार्ट विद लेस्ट इज दैट कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी नो, नॉट नहीं आता. अगर आएगा तो वो गलत है और यूज नहीं करना चाहिए. दूसरी बात जो मैंने बताई कि लेस्ट का जो पार्टनर है वो शुड है, उसके साथ हमेशा शुड आता है और कोई दूसरा मॉडल या फिर मे, माइट, कैन, कुड दूसरा नहीं आ सकता. यू गॉट माई पॉइंट? दैट वॉज योर रूल नंबर 8. एक्चुअली एक रिपीट हो गया. दैट वॉज योर रूल नंबर 8. यू गॉट माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट वन and the most interesting one is I will give you a gift if you will accept my proposal. मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो या करोगी या प्रपोजल से एक्सेप्ट करोगी. तो what should the answer? Is it right or wrong? The sentence is correct or incorrect?
व्हाट्स योर टेक इन दिस? सर हाँ बेटा, रॉन्ग सेंटेंस है। इफ इट इज रॉन्ग देन व्हाट्स द राइट आंसर? गलत क्यों है? सही क्या होना चाहिए? सर एक्सेप्ट में एस आना चाहिए, इफ यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल। नो बेटा, सागर सर हैज विल गिवन हटेगा। सागर हैज गिवन द राइट आंसर। आप लोग एक नया चीज सीखिए, कभी भी याद रखिए, इफ के साथ कभी भी विल, शैल, मे, माइट यूज नहीं करना, कभी बात यूज करना। आप पहले इसको रट लो आप। सो आई विल गिव यू अ गिफ्ट if you accept my proposal. If you accept my proposal, I will give you a gift if you accept my proposal. यहाँ पे will का यूज नहीं करना। लॉजिक इज if के साथ कभी भी will, shall, may, might यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि if का मतलब होता है यदि, अगर, मगर, which is a probability, और will फ्यूचर होता है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, वो भी probability, shall is a probability, may and might is a probability। इसके साथ यूज नहीं करना है। क्लियर है? दूसरा एक लॉजिक पढ़ने का ये है कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल। आपको पढ़ाना चाहिए था, आई डोंट नो पढ़ाया नहीं पढ़ा। इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल। एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। यूजुअली व्हाट हैपेंस, इफ के साथ यूजुअली एक तरफ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कॉम्बिनेशन में जो दूसरा सेंटेंस होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मेरा कॉम्बिनेशन ये है, फ्यूचर सिंपल टेंस। आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। और इफ के कॉम्बिनेशन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, इफ यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। दिस इज सेकेंड नंबर सेंटेंस। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया है इफ के साथ। यू गॉट माई पॉइंट? इसको याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो एक गाने के साथ। इस रूल को याद रखने के लिए बहुत मदद करी है हम, बहुत महान कलाकार हैं। कलाकार का नाम है इमरान हाशमी, जो कहते हैं कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? फर्स्ट कंडीशनल। मजाक कर रहा हूँ, आप याद रखने के लिए रख सकते हो। इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल। या ऋतिक रोशन का गाना सुन सकते हो कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगी। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। अगर आप ग्रामर से खेलना शुरू कर दो, अगर आप इंग्लिश ग्रामर के साथ खेलना शुरू कर दो, तो गाने, मूवीज, डायलॉग्स, वेब सीरीज सब आपको मजा देने लगेगा। सब जगह आपको ग्रामर के रूल्स दिखाई देने लगेंगे। और विद इन फ्यू मंथ्स आप अपनी इंग्लिश को मतलब लॉजिकली सही कर पाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? सो इफ आई गेट यू आई विल लीव दिस वर्ल्ड, है ना? इफ आई गेट यू, अगर तुम मुझे तो मिल जाओ, आई विल लीव दिस वर्ल्ड। तो ये है कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस। रिवर्स में बोलिए, आगे बोलिए, पीछे बोलिए, डजेंट मैटर। याद रखिए इफ के साथ विल नहीं आता। और दो सेंटेंसेस को अगर आपको जोड़ना है, जैसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल, तो इफ के साथ कॉम्बिनेशन में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कॉम्बिनेशन में आता है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। ये बहुत डिटेल में है। अगर मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपके काम के लायक हो जाए 6 सेमेस्टर में, और टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते तो मैं डिटेल में कंडीशनल टेंसेस बताता इसी तरीके से। यू मस्ट हैव लर्नड ऑल दिस थिंग अर्लियर ओनली। सर आई हैव, हाँ बेटा, पूछिए पूछिए, डाउट पूछिए। सर अगर यू की जगह पर ही होता तो एक्सेप्ट के बाद में एस लगा देते ना हम। और तो प्रेजेंट सिंपल देखो, अगर यहाँ पे यू की जगह ही होगा और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैंने कहा ना इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ही गोज, ही प्लेज, ही एक्सेप्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं वैसे ही आता, एक्सेप्ट ही आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है बेटा, ही नहीं है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको यूज नहीं किया है। एक्सेप्ट ही लिखेंगे, आई एक्सेप्ट, यू एक्सेप्ट, वी एक्सेप्ट, दैट्स वाई। क्लियर गाइस? दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय द सेशन, आपको मजा आया। और मिलते हैं अगली क्लास में। बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिटर्न टेस्ट में आपके काम आएंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव रिज्यूमे मेकिंग, वी हैव इंटरव्यू सेशंस, वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू। आपके पास टाइम कम है और ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, है ना, जो भी पॉसिबल है मैं दूंगा। आप लोग बस थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए बेटा। आप लोग बिल्कुल हाई टाइम है आप लोगों के लिए। यू कैन नॉट अफोर्ड
आप सब अफोर्ड कर सकते हो, अभी आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो, है ना, सब अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड टाइम। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज योर टाइम, डोंट वेस्ट इट। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, गुड डे। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।